हाय इस शहर की रौनक के मैं सदके जाऊं, ऐसी भरपूर है जैसे कि हुआ कुछ भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, नरेंद्र मोदी देश का अतीत बन चुके हैं और वो भविष्य यानी नई पीढ़ी से नहीं लड़ सकते। इस बात का ऐलान शनिवार सुबह राहुल गांधी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया और दोपहर 2:30 बजे खबर आ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ऐसा कहने वाली मोदी सरकार जब इस्तीफे लेने पर मजबूर कर दी जाए तो फिर मानना ही पड़ेगा कि देश के भविष्य के साथ इतिहास हो चुके लोग नहीं भिड़ सकते हैं। कुछ साल पहले राजनाथ सिंह का यह बयान जो आया था, जरा सुन लीजिए। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। यूपीए में क्या हो रहा था वो बात तो अब 12 साल पुरानी हो गई है, लेकिन अब एनडीए यानी मोदी सरकार में क्या हो रहा है ये बात जेन ज़ी उसे देख रही है। आपको बता दूं कि मई में नीट पेपर लीक होने के बाद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। राहुल गांधी ने छात्रों की गूंज आंदोलन में इस मांग को जोर शोर से उठाया था और तब इन्हीं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि वहां दहशतगर्दों को तैयार किया जा रहा है। तब साफ नहीं हो पाया था कि दहशतगर्द शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने डर को दिखाने के लिए किया था या किसी और मकसद से किया था, मगर अब समझ में आ गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को डर तो तभी से लग रहा था और अब उसी डर में मोदी ने उनसे इस्तीफा भी ले लिया। हालांकि बात अब भी थमी नहीं है। बेशक जंतर मंतर से लेकर समूचे देश में इस बात पर खुशी मनाई गई कि मोदी सरकार को झुका दिया गया, लेकिन ये जो नई पीढ़ी है वो जानती है कि धर्मेंद्र प्रधान इस पूरी बर्बादी को जो हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी व्यवस्था जो है उसमें केवल एक मोहरा है धर्मेंद्र प्रधान। असली बागडोर जिनके हाथों में है अब उन्हें भी जवाबदेही लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा ही है कि मोदी अतीत हैं और अतीत भविष्य से नहीं लड़ सकता है। सुनिए जरा। डू नॉट वरी, नो अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, द इंटायर इंडियन गवर्नमेंट, every single person in the Indian government cannot move you from there. So जितना करना है वो करें, बंद करना है बंद करो, धमकाना है धमकाओ, कुछ करना है करो। हम नहीं हटने वाले हैं, ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान के फ्यूचर हैं, इनको देख लो अच्छी तरह। इससे कोई नहीं लड़ सकता। नरेंद्र मोदी इज इंडियाज पास्ट, द पास्ट कैन नेवर फाइट द फ्यूचर। थैंक यू। इनसे यानी नई पीढ़ी जेन ज़ी के बच्चों को न डराया जा सकता है और न ही इनसे लड़ा जा सकता है। यह बात राहुल गांधी ने सीधे सपाट शब्दों में मोदी को समझा दी है। अब यह मोदी सरकार पर निर्भर करता है कि वो पुराने चालाक तरीकों पर ही चलकर शासन चलाएंगे या नई पीढ़ी की बात सुनेंगे। आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आंदोलनकारियों में नया जोश भर चुका है और यह जोश चंद दिनों में थमने वाला नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके ने तो साफ साफ कहा है कि अगर आप डरोगे नहीं, झुकोगे नहीं तो अच्छे अच्छों का इस्तीफा ले सकते हो। सुनिए। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, और ये इस्तीफा गवाह इस बात का, अगर आप लोग डरेंगे नहीं, अगर आप लोग इस सरकार के सामने झुकेंगे नहीं तो अच्छे अच्छों के इस्तीफे ले सकते हैं हम। अब इन अच्छे अच्छों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम भी आता है क्या, यह देखना होगा। फिलहाल यह भी देखना होगा कि मानसून सत्र के बचे दिनों में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर किस तरह बात होती है। इसके अलावा डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, राम मंदिर में चोरी और एथेनॉल, ऐसे कई मुद्दे हैं ही जिन पर सरकार घिरने वाली है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार संसद में पहली बार फंसी हुई है। मणिपुर से लेकर एसआईआर और अमेरिका से डील तक कई बड़े मुद्दों पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, फिर भी पूरे तंत्र पर उसने ऐसे कब्जा कर लिया है कि वो आराम से बच निकलती है। बीजेपी को पता है कि आएगा तो मोदी ही जैसे जुमले किसके दम पर गढ़े गए हैं। बीजेपी को यह भी पता है कि क्यों चुनाव में चोरी और वोट चोरी के सबूतों के बावजूद चुनाव आयोग यह कहता है कि एकदम निष्पक्ष चुनाव होते हैं। मोदी शाह ने एक एक कर सारे संवैधानिक संस्थानों को अपना पालतू बना लिया है और देश में
लोकतंत्र के सम्मान का दिखावा चलता रहा, लेकिन ये नई पीढ़ी किसी दिखावे में यकीन नहीं रखती है। जब कोई बात लॉजिकली उसके सामने साबित की जाए तभी ये उसको स्वीकार करती है। इसीलिए मोदी चाहे संसद की ड्योरी पर सिर झुकाएं या संविधान को माथे से लगाएं, नई पीढ़ी तो उन पर तभी यकीन करेगी जब वो लोकतांत्रिक आचरण करके दिखाएंगे। इस जेनजी को अपने काबू में करने में मोदी अब तक नाकाम ही देखे हैं। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस नाकामी को सफलता में बदल पाएंगे नरेंद्र मोदी? ये इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या जेन जी ने मोदी को लोकतंत्र का असली स्वाद चखा दिया है? क्या यह नरेंद्र मोदी की बड़ी हार है? और यह भी समझेंगे कि किस तरह राहुल गांधी ने इस बार मोदी पर बढ़त बना ली है। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं प्रधान यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है। सुनिए। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country, and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. It's also a signal to other parts of society, farmers, laborers, poor people, anybody who this regime is attacking and oppressing. There is wisdom and courage in standing up. Daro mat. Let's get rid of this regime that is attacking India, destroying our constitution, capturing all our institutions. Let me remind the government, there is still two demands outstanding. The first one, and most important one, anybody who has raised a finger on our students, beaten them, shot at them, has to be held accountable. People who've organized it, people who've implemented it, all have to be punished. And the final demand, that the Prime Minister of India, out of respect for the students of India, out of respect for the future of India, has to apologize to the students who were brutalized and attacked. Thank you. जय हिंद। इस वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारे एजुकेशन सिस्टम को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देश भर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत बहुत बधाई। दो मांगे अभी भी बाकी हैं। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगे और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। ये समाज के दूसरे वर्गों, किसानों, मजदूरों, गरीबों और हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है, अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है। इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया है। डरो मत। तो डरो मत का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, उसे इस जेनजी ने आगे बढ़ाया है। लेकिन मोदी ने जेनजी से उनके ही तरीके से संवाद की कोशिश की, जिस पर राहुल गांधी ने वार किया। एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, मोदी जी, करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के बाद अब आधी रात की रील से उनका वक्त बर्बाद मत कीजिए। प्रधान बर्खास्त, दोषियों पर कार्रवाई, छात्रों से माफी, इससे कम कुछ भी नहीं। जरा देखिए इस वीडियो को। This is not me saying it, this is the students of India saying it, that there are three non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on, we get information these days from the government, there's some talk going on in Mr. Modi's cabinet, that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India, it is not acceptable to anybody. Second, show you like this young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye, and there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये तीन
नॉन नेगोशिएबल पॉइंट्स हैं इनके। तो राहुल गांधी ने 3 शर्तें बता दी हैं जो जंतर मंतर से उठे आंदोलन के सामने आई हैं। खास बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ आईसा की चीफ नेहा बोरा भी मौजूद थी। जी हां, वही नेहा बोरा जिन्होंने 23 दिन तक जंतर मंतर पर अनशन किया, जिन्होंने अपनी जिंदगी और भविष्य दोनों दांव पर लगा दिए। दरअसल नेहा उन लाखों छात्रों की ही नुमाइंदगी कर रही थी जिनके कारण इस समय नरेंद्र मोदी की नाक में दम हो गया है। मोदी को अपनी कुर्सी पर इतना ज्यादा खतरा पहले कभी महसूस नहीं हुआ होगा जितना अब हो रहा है। इसीलिए मित्रों बोलना छोड़कर आधी रात को फ्रेंड्स बोलकर सेल्फी मोड में इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी जबरदस्त ट्रोलिंग मोदी की ही हो रही है। मोदी के सलाहकारों को सत्ता संभालने की तमीज तो पहले ही नहीं थी। अब उन्हें नई पीढ़ी यानी जेन जी और जेन अल्फा से भी, जनरेशन अल्फा से बातचीत का तरीका भी नहीं पता है। केवल फ्रेंड्स बोल देने से ये नई नस्ल आपको अपना फ्रेंड नहीं मानेगी, बल्कि अपनी भाषा में करारा जवाब देगी। मोदी इस समय ऐसे ही जवाबों का सामना कर रहे हैं। दरअसल पेपर लीक मामले में सरकार की जवाबदेही तय करने को लेकर शुरू हुआ आंदोलन जंतर मंतर की सीमाएं लांघकर देश के अलग अलग कोनों में तो पहुंचा ही, ये आंदोलन सोशल मीडिया पर भी खड़ा हो गया है। बने होंगे मोदी इसी सोशल मीडिया के दम पर लोगों के चहेते, और की होगी बीजेपी ने इसी सोशल मीडिया के दम पर राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश। लेकिन अब ये सोशल मीडिया की रील्स और मीम्स और इसी सोशल मीडिया पर फैलती सूचनाएं बीजेपी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। शुक्रवार आधी रात, उसके बाद शनिवार आधी रात को नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने संदेश युवाओं के लिए दिए, उससे उनकी बदनीयती और खुलकर जाहिर हो गई कि पेपर लीक की संवेदनशीलता वो समझ ही नहीं रहे हैं। अब भी केवल अपने बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए पेपर लीक होने के बाद हमने ये किया वो किया जैसी बातें तो मोदी ने कही, लेकिन न पेपर लीक के कारण जान गंवाने वालों या डिप्रेशन में आने वाले बच्चों के लिए अफसोस जाहिर किया, और न दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में खड़े हुए आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने जो ज्यादती की उस पर दुख जताया। अब जेनजी पूछ रही है कि आपको किसने हक दिया कि आप हमें फ्रेंड्स कहें। पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन ने अब देश को प्रतिरोध की एक नई परिभाषा, एक नया मुहावरा दे दिया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मुहावरे को उस पीढ़ी ने गढ़ा है जो 21वीं सदी में पैदा हुई है, पली है, बढ़ी है। इसे ही जेन जी कहते हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जनरेशन का ये नामकरण किस आधार पर हुआ है, यानी कौन जेन जी है, कौन जेन वाई है। पीढ़ियों के नाम और उनके जन्म आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, द ग्रेटेस्ट जनरेशन, इनका जन्म हुआ, जन्म वर्ष जो है 1901 से 1924 तक है। द साइलेंट जनरेशन, इनका जन्म वर्ष 1925 से 1945। बेबी बूमर्स, इनका जन्म वर्ष 1946 से 1964। जनरेशन एक्स, जन्म वर्ष 1965 से 1980। उसके बाद मिलेनियल्स या जनरेशन वाई, इनका जन्म वर्ष 1981 से 1996। जनरेशन जी या जेड जो भी कह लीजिए, इनका जन्म वर्ष 1997 से 2012। जनरेशन अल्फा, इनका जन्म वर्ष जो है 2013 से 2025। और 2025 से आगे वाले जो अब 26, 27, 28 में पैदा हो रहे हैं वो जेन बीटा कहलाएंगे। तो ऐसे अगर ये पूरा जनरेशन आपके सामने रख रहा हूं। मैं तो जनरेशन एक्स में आता हूं दोस्तों, और मैंने इंटरनेट का प्रसार, पेजर, फिर एसएमएस और अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर चैट तक सब कुछ देखा है। इस बदलाव को देखने समझने में हमारी पीढ़ी के लोगों को थोड़ा वक्त भी लगा, हमारे बाद की पीढ़ी जेन वाई को थोड़ा कम वक्त लगा, मगर जेन जी और जेन अल्फा ने तो पैदा होने के साथ ही मोबाइल देखा, सोशल मीडिया पर संवाद करना सीखा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई उसकी जिंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। और इस पीढ़ी ने अपनी पिछली पीढ़ी यानी माँ बाप और दादा दादी, नाना नानी से दिन रात यही सुना कि इनके हाथों में तो मोबाइल छूटता ही नहीं, इनके हाथों से तो मोबाइल छूटता ही नहीं है। जब देखो इनके हाथों में मोबाइल रहता है, इनका तो स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है, इन्हें घर वालों से बात करने की फुर्सत नहीं, बस सारा वक्त रील्स, मीम्स इन सब में लगे रहते हैं। लेकिन ये तस्वीर का केवल एक ही पहलू था। इसका दूसरा पहलू यह है कि इस नई पीढ़ी ने इसी सोशल मीडिया, मोबाइल और एआई से अपने ज्ञान और समझ का दायरा इतना बढ़ा लिया है कि ये किसी के झांसे में आसानी से नहीं आते।
इसीलिए मोदी सरकार ने जब इन्हें बरगलाने की कोशिश की और कहा कि हमने पेपर दोबारा करवाए, हमने दोषियों को पकड़ लिया, तब इस जनरेशन ने न उस पर यकीन किया न संतोष जताया, बल्कि उसने सरकार को मजबूर किया कि वो उसकी बात सुने और जो असल में जिम्मेदार हैं उन्हें पद से हटाएं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना इसी का नतीजा है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट साबित होता है। आपको बता दूं कि बटरफ्लाई इफेक्ट वो सिद्धांत है जो ये बताता है कि शुरुआत में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भविष्य में बहुत बड़े और अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। 1960 में गणितज्ञ और मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंज ने इसे दुनिया को समझाया था। लॉरेंज ने उदाहरण दिया था कि यदि ब्राजील में कोई तितली अपने पंख फड़फड़ाती है तो हवा के दबाव में हुआ ये मामूली बदलाव हफ्तों बाद अमेरिका में इस बड़े तूफान का कारण बन सकता है। अब अमेरिका में ट्रंप के रहते तूफान आएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन भारत में कॉकरोच इफेक्ट जबरदस्त तरीके से देखने को मिला है। जिन बेरोजगार युवाओं को अपमानित करने के लिए कॉकरोच कहा गया था, उन्हीं के नाम पर सोशल मीडिया में आंदोलन खड़ा हो गया और फिर नई जनरेशन ने इस आंदोलन को इस तरह से आगे बढ़ाया कि मोदी आधी रात को रील बनाने पर मजबूर हो गए। अब तक मोदी डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को ही फ्रेंड कहते थे, लेकिन अब उन्हें नौजवानों को फ्रेंड कहना पड़ा। हालांकि उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट बड़े मजेदार तरीके से जेन ज़ी ने खारिज कर दी। और ऐसा नहीं है कि इस जनरेशन ने केवल अपनी बात कही है, बल्कि इस आंदोलन को देखें तो समझ आएगा कि इस नई पीढ़ी ने भाईचारे और निस्वार्थ सेवा भाव की अद्भुत मिसाल पेश की है। जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में आंदोलनकारियों ने कहीं धर्म और कहीं जाति का या लड़के और लड़की का भेद नहीं देखा, नहीं दिखाया। बीजेपी के सारे नैरेटिव को इसने पहले इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी भी किसी ने खारिज नहीं किया था जो इन जेन ज़ी ने कर दिखाया है। आंदोलन में खड़े लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम हुआ। गर्मी से बेहाल लोगों को बिना जाने पहचाने लोग पंखा झालता हुआ दिखे। कोई सफाई में लगा हुआ था तो कोई मरहम पट्टी में लगा हुआ था। हमारे ये बच्चे जो इस देश का भविष्य हैं, उनके अंदर इतनी समझदारी और संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी हुई है, ये इस आंदोलन में नजर आया। अपनी परेशानियों में भी हंसना हंसाना नहीं छूटना चाहिए, ये भी यहीं दिखा। इन बच्चों की भाषा पर कई तथाकथित सुसंस्कृत लोगों ने आपत्ति जताई, लेकिन उन्हें भी सबक मिला कि इंसाफ की मांग शब्दों के चयन की मोहताज नहीं होती। जिसे जो भाषा समझ आती है उसे जेन ज़ी ने वही भाषा कही। बाकी अब तक नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के जेन ज़ी आंदोलन की खूब चर्चा होती थी। अब दुनिया ने भारत के जेन ज़ी का सत्याग्रह और अहिंसा देखा है। खैर, शायर जवाद शेख ने ठीक ही फरमाया है कि अर्ज़े अलम ब तर्ज़े तमाशा भी चाहिए, अर्ज़े अलम ब तर्ज़े तमाशा भी चाहिए, दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।